नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सारिका। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और देखिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है और दोपहर 1 बजे तक 42% से ज्यादा मतदान दर्ज हो चुका है। मणिपुर और त्रिपुरा में तकरीबन 54% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में सबसे कम 31% हुई वोटिंग और अब इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 35% मतदान अभी हो चुका है और महाराष्ट्र में सबसे कम 31% अभी वोटिंग दर्ज हुई है। मणिपुर और त्रिपुरा में करीब 54% वोटिंग का आंकड़ा हमारे सामने आया है। दोपहर 1 बजे तक 42% मतदान हो चुका है। तो ये आंकड़े रहे और देखिए कुल 13 राज्यों की 88 सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है और लगातार हम आपको बता रहे किन किन राज्यों में वोटिंग कितनी दर्ज हुई है। मतदान अभी तक जारी है 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में और 88 सीटों में हो रही है वोटिंग। दोपहर 1 बजे तक 42% मतदान मणिपुर और त्रिपुरा में करीब 54% वोटिंग उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 35% मतदान हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे कम 31% हुई है वोटिंग। तो ये देखिए आंकड़े भी लगातार आपको बता रहे हैं और इन आंकड़ों में सबसे कम मतदान जिस राज्य में हुआ है वो है महाराष्ट्र। 13 राज्यों में 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदाता सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लगातार अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि आपने अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव लगातार जारी है। 2024 का आम चुनाव और दूसरे चरण की वोटिंग आज। और आज जो ये सियासी माहौल है ये तय करेगा कि कितने भी दिग्गज हैं वो अपने चुनाव में अपनी दावेदारी किस प्रकार से तय कर पाएंगे और अपनी किस्मत का दरवाजा कैसे खोल पाएंगे। तो ये जो हमारा दूसरे चरण का चुनाव है ये बहुत ही खास होने वाला है। और अभी हमारे सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे कम 31% वोटिंग अभी हुई है। मणिपुर और त्रिपुरा में करीब 54% वोटिंग हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में 35% मतदान अभी हो चुके हैं। और लगातार ये आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे कम जो दर्ज हुई है 31% और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जो अभी हमारे सामने चल रहा है 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 88 सीटों पर यह मतदान चल रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 40 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगह की किस तरह से मतदान किया जा रहा है। ये 40 तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए कई बड़ी शख्सियतें जो है वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। साथ ही साथ ये बड़े चेहरे, बहुत सारे नेता जो है सुबह से ही अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और लगातार ये अपील आम जन से भी की जा रही है कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। देखिए 7 चरणों में लोकसभा का ये चुनाव हो रहा है और आज जो है 88 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। सुबह से ही मतदाताओं में जोश देखा जा रहा है। हालांकि मतदान प्रतिशत की बात करें तो 42% तकरीबन ये 1 बजे तक दर्ज हुआ है। और ये 40 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई नेता जो है सुबह से ही बाहर निकले हैं अपने अपने घरों से और लोगों के सामने तस्दीक एक बड़ा एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश की गई कि आप भी भले ही गर्मी है, भले ही उमस है, लेकिन आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है क्योंकि आप ही के मत से आप सरकार चुनते हैं। तो ऐसे में अगर कल आप शिकायत करते हैं कि आपके इलाके में काम नहीं हुआ तो उसके लिए आपको आज अपने घर से बाहर निकलना ही होगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना ही होगा। और दूसरे चरण का ये मतदान बहुत ही खास चरण लेकर हमारे सामने है। विपक्षियां पार्टियां बहुत तरीके से सवालों के साथ
और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भी हुंकार भरी है। अररिया में पीएम मोदी पहुंचे हैं और विपक्ष को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। विपक्षी को सुप्रीम कोर्ट से मिला है बड़ा झटका और मतपेटी वालों ने लूटने के लिए देखिए जो मतपेटी लूटने वालों के टूटे हैं सपने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आरोप लगाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। बिहार पहुंचे थे। बिहार के अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और एक बार फिर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए ये भी साथ ही साथ कहा कि विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और मतपेटी लूटने वालों के सपने टूटे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला जो है वो बोला है विपक्षी पार्टियों पर। अररिया में पीएम ने विपक्ष को जमकर घेरा और विपक्षी को सुप्रीम कोर्ट से मिला है एक बहुत बड़ा झटका और मतपेटी लूटने वालों के टूटे हैं सपने। तो ये अभी हमारे सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं। चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चित्रा बाथम हमारे साथ जुड़ी हैं, निपुण आलमबाइन है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन पोद्दार हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, आजम खान साहब है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, निशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि आरएलडी प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं। सबसे पहला सवाल शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी, पहले चरण का मतदान शायद उतने जोशो खरोश के साथ नहीं हो रहा था, इस बार आपको क्या लग रहा है? पहले जो 102 सीटें थी हमारे पास 2019 में, उसमें लगभग 40-42 सीटें थी और हमारी कल्पना है, हमारा जो सर्वे है वो बता रहा है कि हम पहले मतदान में 60+ सीटों के ऊपर जा रहे हैं, 765 की सीट के बीच में आएगा। दूसरे मतदान में 88 सीटों में हमारे पास 55 सीटें हैं। इस बार भी हमारी जो फिगर आ रही है वो 65 सीटों के आसपास आ रही है इस वाले मतदान में भी। तो हमको लगता है कि जो हमारा आंकड़ा लगभग 400 पार की बात कर रहे हैं हम सब लोग, वो हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 408-409 सीटों पर हम पहुंचने वाले हैं। आज पूरे देश के अंदर ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि 400 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। कोई कहता है नहीं 390 आएंगी, कोई कहता है 410 आएंगी, कोई कहता है 376 आएंगी। सभी आप सबके चैनल्स ने इस पे दिखाया है, सर्वे भी बताया है, पर ये कहीं कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है कि भाजपा नहीं आएगी। तो इसीलिए
मेरा ये मानना है कि भाजपा का अच्छा शासन और जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया है, 5वीं अर्थव्यवस्था पे लेके आए हैं, इस बार हम तीसरी अर्थव्यवस्था पे लेके जाएंगे। और बाकी सब विषय जो रह गए हैं, लगभग हमने जो दोनों मैनिफेस्टोज थे, 14 का मैनिफेस्टो और 19 का मैनिफेस्टो, उसमें 90% चीज़ों के ऊपर कामयाबी कर ली है। 10% चीजें अभी बची हैं, उसको भी करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर बात कर रहे हैं। विश्व में विश्व शक्ति नहीं, विश्व गुरु बनकर आगे बढ़ने वाले हैं अगले 5 साल में। 4 जून को आप सब लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा कि ये जो लोग इस समय देश को तोड़ने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो उनको किस तरीके से ये सब लोग रोते हुए मिलेंगे कि साहब ये जो ईवीएम है इसने गड़बड़ कर दी है। अभी हमने 3 महीने पहले 3 राज्यों का चुनाव देखा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जैसा उसमें आपने रिजल्ट देखा है, उससे अच्छा रिजल्ट इस लोकसभा में आप देखेंगे। कोई भी सामने नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता, कांग्रेस के साथ जो वो लोग जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, खड़गे साहब बोल रहे हैं कि धारा 370 कश्मीर में हटाई गई है, आपका क्या लेना देना, साउथ में बोलते हैं। तो क्या किसी के सर में दर्द होगा तो वो चल पाएगा? तो ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रीय विचारधारा को नहीं समझते हैं, मानसिक विकलांगता की स्थिति में है। अभी राहुल गांधी जी दिखा रहे थे कि वो कैलकुलेट कर रहे थे कि 75% वो कैप हटाएंगे आरक्षण। तीसरा उनका मैनिफेस्टो है, वो कह रहे हैं कि हम पर्सनल लॉ के हिसाब से मैनिफेस्टो चलाएंगे, मतलब ये कानून बनाएंगे और मुस्लिम समाज के लोगों को वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। जी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नाम पर चल रही है। हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके चल रही है और भारत के जितने संसाधन हैं, फिर से कह रहा हूं, भारत के जितने संसाधन हैं, चलिए निपुण जी का रुख कर लेते हैं। निपुण जी देखिए, जिन 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, अगर हम 2019 के चुनावों की बात करें तो जब इन 88 सीटों पर वोटिंग हुई थी तो कुल मतदान प्रतिशत 70% था, और अभी अगर देखें तो तकरीबन 42% नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है, क्या कैसा रहेगा मतदान प्रतिशत? जिस प्रकार से रफ्तार चल रही है, क्योंकि हम 2019 की जब बात कर रहे हैं तो सुबह तक ही बड़ा अच्छा प्रतिशत मतदान हो गया था। लेकिन जो हम 2024 की बात करें तो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें हम देखें तो मॉर्निंग में नहीं, आफ्टरनून आपका क्या प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन वो भी इतना नहीं बढ़ा कि 70% तक पहुंच गया हो सब एवरेज मिलाकर। तो मुझे नहीं लगता कि 70% जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि 60 से 65 के बीच में रहने वाला है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि 2-3 राज्यों में प्रतिशत का विषय चल रहा है, चाहे आप त्रिपुरा की बात करें या वेस्ट बंगाल की बात करें। तो यहाँ पर जो ये पूरा आप देख रहे हैं जो प्रतिशत बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ इशारे दिखा रहा है। जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के लिए डेफिनेटली दिक्कत वाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी और काफ़ी सीटें निकाली थी, इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी की सीटें पश्चिम बंगाल में बढ़ने वाली हैं। और इसका परिणाम केवल यहाँ तक नहीं दिखाई देगा, ये मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी इसमें टक्कर देती दिखाई देगी। तो बात क्या है ना कि अगर हम प्रतिशत मतदान की बात करते हैं तो आज तो वैसे भी गर्मी, भाई 19 अप्रैल के बाद आज 26 अप्रैल है, तो जाहिर सी बात बड़ी है। तो अब मुझे उम्मीद ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रतिशत बढ़ने वाला है। और उस दिन क्या था, जुम्मा भी था 19 अप्रैल को, तो जनरली माना जा रहा था कि आज भी जुम्मा है, आज भी जुम्मा है। तो ये भी देखा जा सकता है कि भाई अब जुम्मे के बाद में जनता कितनी निकलती है, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि भाई जो दोपहर की नमाज होती है, नमाज के बाद भी लोग बाहर निकलते हैं, महिलाएं जो हैं घर का काम निपटाने के बाद में तब निकलती हैं। लेकिन कई सारे फैक्टर होते हैं, पर एक रुझान दिखाई देने लगता है, वो सुबह में ही दिखने लगता है कि भाई क्या स्थिति रहने वाली है, क्या कंडीशन रहने वाली है। तो कुल मिला के मैं मान के चल रहा हूँ 60 से 65 के बीच में उम्मीद है मुझे, और मुझे लगता है 4 बजे तक बहुत सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी के लिए बड़ी सुखद खबर है। और जिस प्रकार का पहले चरण के बाद से लेकर दूसरे चरण के बीच में जो चुनावी कैंपेनिंग हुई है और जो मुद्दे आए हैं, उन मुद्दों ने हवा का रुख ही पूरा बदल दिया है। और बीजेपी के, और जब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कुछ सेल्फ गोल हो गए, जैसे सैम पित्रोदा जी का बयान आ गया। ये बयान बहुत खतरनाक बयान था। मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग जो है वो एकदम से एंटी कांग्रेस हो गया है, क्योंकि मध्यम वर्ग में एक अच्छी पकड़ थी कांग्रेस की रही है नेहरू जी के ज़माने से, लेकिन अब वो पकड़ कहीं ना कहीं ढीली होगी। क्योंकि जो विरासत टैक्स की बात कर दी तो लोग ये कह रहे हैं कि यार कह दी, हमसे गलती नहीं, हमने ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, सैम पित्रोदा जी के बयान को नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी गठबंधन पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ है, आजम खान साहब है, प्रतिक्रिया वही देंगे।
आजम खान साहब, आपको लग रहा है कि अब जो मुद्दे निकलकर सामने आए हैं दूसरे चरण के चुनाव के दौरान, ये मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहे हैं और इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए? जी जी मैडम, दरअसल दिक्कत यह है ना, जो जितने हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं शायद वो अपनी भूमिका समझ नहीं पा रहे हैं। जब 2017 में संसद में जयंत सिन्हा जो वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि भाजपा विरासत टैक्स लगाने को सोच रही है, तब इन्हें उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब इन्हें सोचेंगे नहीं। एक सैम पित्रोदा जो कि ऑफिशियली कांग्रेस के ना मेंबर हैं, ना कांग्रेस ने भी क्लियर किया कि वो ऑफिशियली हमारे मेंबर नहीं है, कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस जैसी सोच रखते हैं, ये बात सही है। लेकिन उनके कहने का इतना बड़ा हुआ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं कोई चर्चा नहीं, हमारे भी मांग पत्र में कहीं कोई चर्चा नहीं। बार बार कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम ऐसा किसी भी बात के लिए हमने कोई चर्चा नहीं की है। और जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री चर्चा करते हैं, संसद में चर्चा करते हैं कि सरकार विरासत टैक्स के बारे में सोच रही है, तब हमारे सब जितने भी भाजपा समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं या भाजपा प्रवक्ता हैं उसके बारे में चुप्पी साध जाते हैं। और अभी बात हो रही थी महिलाओं के, एनसीआरबी का डाटा 5 दिसंबर 2023 को जो घोषित होता है उसमें यूपी नंबर 1 पे है। अगर चाहें तो हमारे सारे राजनीतिक विश्लेषक एनसीआरबी के डाटा को पढ़ लें और यूपी क्राइम में भी उसकी पोजीशन ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं कि क्राइम में 28 राज्यों में विपुल जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम 28 बात, प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 28 प्रदेश। आजम खान जी, अब मेरा नंबर आ गया। आजम जी, मेरा नंबर आ गया, बोलने दीजिए। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। हाँ, धन्यवाद आजम खान जी। अभी आजम खान जी बात कर रहे थे विरासत टैक्स के बारे में। थोड़ा सा मैं इनको इतिहास बता दूं कांग्रेस का। देखिए, जब भी कोई भी वक्तव्य बोला जाता है, सेम पित्रोदा जी के बारे में बोल रहे थे, राजीव गांधी जी के कितने बड़ा सलाहकार, राजीव गांधी जी उनके बगैर कोई काम नहीं करते थे। राहुल गांधी जी, और इन्होंने अपना भी बोला कि कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल समर्थन करते हैं, वो उस विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि सैम पित्रोदा जी के बयान को नहीं लेना चाहिए? और फिर दूसरी बात, आप कांग्रेस का जो आपका घोषणा पत्र है उसमें, सुनिएगा आजम खान जी, एक मिनट बस मैं बात बोल दूं। अगर उनका, सुनिए, आप बोल क्यों रहे हैं? फिर सुनिए, सुनेंगे तो बोलेंगे कैसे? सुनिएगा, चलिए आप बोलिएगा, मैं चुप बैठूंगा आराम से। फिर दूसरी बात, जब हम देखते हैं कांग्रेस के पूरी हिस्ट्री को देखते हैं, नेहरू जी ने पहला और चौथा संविधान संशोधन जो सीधा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किया गया था, फिर इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे स्टेप, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसका भी हो, उन्होंने वितरणात्मक न्याय की बात की थी। आज राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि हम पुनः वितरणात्मक की बात करेंगे। और सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने किया उसका इतना विरोध नहीं था, क्योंकि वो रजवाड़ों की, जमींदारों की जमीन ली गई थी। आज तो उन्होंने मिडिल क्लास को, जो मेरे दादा ने, मेरे पापा ने, मैंने जो कमाया अपनी मेहनत से, उसको पुणे वितरणात्मक की बात कर रहे हैं। और ये पूरा टारगेट है मध्यम वर्ग को, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो मिडिल क्लास से गुस्सा हुई है कि किस प्रकार से 45% टैक्स। और देखिए, मुझे एक बात मैं लास्ट में कहूंगा, चाणक्य ने कहा था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु तक भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं। क्योंकि हम जब जाते हैं, चाहे मेरे पिताजी गए हों, तो वो सुरक्षा के लिए कि मेरा बेटे को आगे जिंदगी में दिक्कत ना हो, उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रही है। ये बड़ा बात है। और ये कह रही है कि आपका घोषणा पत्र में नहीं है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के साथ जब ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उसमें आर्थिक शब्द क्यों जोड़ते हैं कि सामाजिक आर्थिक जनगणना, आर्थिक जोड़ते, क्लियर हो जा रहा है बात, क्या बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज स्पष्ट रूप से न कहकर उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसके निहितार्थ निकाले जाते हैं। तो अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को वायस ना होकर, किसी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, वायस ना होकर निकाले तो आपको निकल कर आ जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। हाँ, वैभव जी, नमस्कार वैभव जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बैंकों के नेशनलाइजेशन को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? पहले इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि ये तो इंदिरा गांधी का बहुत ही मतलब सराहनीय कदम रहा कि उन्होंने। आजम खान जी, मैंने कहा नेहरू जी, इंदिरा जी का किसी ने विरोध नहीं किया, वो सही किया था। लेकिन आज जो राहुल जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं उस बात को बोला, मैं तो खुल के बोला हूँ, मैं तो स्पष्ट रूप से कहा हूँ कि नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने रजवाड़ा खत्म किए थे, जमींदार खत्म किए, तुम तो मिडिल क्लास खत्म करने की बात कर रहे हो।
बिल्कुल, आप भाजपा की भ्रामक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जब आप ज्ञान लेंगे तो ऐसे ज्ञान आपको मिलेंगे, लेकिन जब मैनिफेस्टो से या कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन से इस बात का ज्ञान लेंगे तो ठीक है। ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं है, ना कोई कानून है ऐसा। ठीक है। इसलिए इस तरह की चर्चा करना बिल्कुल ही निहाय निरंजन जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। जनता को भ्रामक प्रचार प्रसार करना। निरंजन जी निर्वाचन काफी आयोग देर को से समझ मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आई अपनी प्रतिक्रिया रखना चाह रहे हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। जी अब बोलिए। हाँ, आजम खान जी ने 2-3 बार एक चीज के ऊपर टिप्पणी कर दी कि जितने आपने राजनीतिक विश्लेषक बिठा रखे हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिठा रखे हैं, तो थोड़ा सा मुझे एक चीज को लेकर हंसी आ रही थी। आजम खान जी, आप एक बात बताइए, कोई भी विश्लेषक या कोई भी कमेंटेटर क्या जिस बॉलर की बॉल पे 6 छक्के लगेंगे उसको उसकी भी तारीफ करेगा केवल बैलेंस बनाने के लिए, खाली ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बैलेंस बनाता हूँ, ना मैं उधर का हूँ ना मैं इधर का हूँ, इसलिए मैं ये कहूंगा कि इसने 6 छक्के मारे बहुत बढ़िया मारे, इसने छक्के खाए बहुत अच्छे खाए। ऐसा होता है क्या भाई? जब एक एक स्टूडेंट 34% मार्क्स लाता है और दूसरा स्टूडेंट 94% मार्क्स लाता है, तो जो व्याख्या या जो विश्लेषण होता है वो 94% वाले का होता है, 34% वाले को कोई भी विश्लेषक नहीं, 34% वाले को महत्व नहीं देता है। आप जब भी उसका बात काम करते हैं, है- मेरी बात सुनिए। आजम जी उनकी सुनिए बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात ओके, सुनिए। ओके। आप हम जब भी मूल्यांकन करते हैं तो हम मूल्यांकन इस चीज का करते हैं कि ग्राउंड के ऊपर, धरातल के ऊपर वातावरण क्या है, और उस वातावरण का मुझे एक बात बताइए। अभी 3.5 महीने पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए और वो तो विधानसभा के चुनाव थे, जबकि मेरा ये मानना है विधानसभा और लोकसभा के चुनावों की बात करें तो 5 से 8% का फर्क हो जाता है वोटों का, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री बनाने का वोट होता। तो मुझे एक बात बताइए, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं सारे के सारे मुद्दे विपक्ष उठा करके और इन विधानसभा चुनाव में गया था। अब ये जब उन विधानसभा चुनावों में जनता ने उन मुद्दों को कनेक्ट नहीं कर पाई और आप चुनाव को हार चुके, अब उन मुद्दों में मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि जनता अब कनेक्ट कर जाएगी? सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको देखनी पड़ेगी कि केवल घोषणा तो करते हैं, घोषणा पत्र में तो लिख देते हैं हम 1 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। एक उदाहरण देता हूँ, अभी आपको पता होगा 5 दिन पहले जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा, उन्होंने तो अपने सार्वजनिक मंच से ये बात कही है कि अगर मैं चुनाव जीता तो अयोध्या तक सोने की सीढ़ियां बनवा दूंगा। तो क्या आपको संभव लगता है कि जनता उस चीज को मानेगी, ये बात सुनकर के वोट देगी? तो भाई इसी तरीके से अगर आप महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे हर साल, आप स्टूडेंट आ रही निशा जी आपके पास आ रही। 1 लाख रुपए का, तो मुझे एक बात बताइए, जनता ये सोचती है कि 2004 से लेकर आ रही हूँ आजम जी, आ रही हूँ आपके पास। की सरकार थी और 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ था उस टाइम भी यही मुद्दे थे, क्योंकि आपने देखा होगा नारा लगते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका जो बेरोजगारी खत्म करने का क्या फार्मूला अब आपको मिल गया पिछले 10 सालों में, जो उन 10 सालों में आपके पास नहीं था, या आपके पास महंगाई खत्म करने का ऐसा आपके पास सब क्या फार्मूला आ गया? ये तो आप जनता को बताइए, क्योंकि उस टाइम जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे सार्वजनिक रूप से। चलिए वैभव जी फॉर्मूला बता रहे हैं, आपको सुन लेते हैं। निरंजन जी सुन लेते हैं वैभव जी, अभी जुड़े। देखिए देर से जुड़ा हूँ कि सबने क्या कहा, लेकिन आदरणीय निरंजन बात कह रहे हैं कि अभी विधानसभा के चुनाव के जनता ने भाई कांग्रेस हार गई कुछ विधानसभाओं में, तो निरंजन जी क्या बंद कर दे, हम फिर मान लेते हैं आप जिसको कहे वही बहुत बड़ा नेता हो गया, फिर छोड़ देते हैं, लोकतंत्र की ये प्रक्रिया ही बंद कर देते हैं। तो कम से कम ऐसी बातें आप ना कहिए। दूसरी बात, आप बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं। देखिए बेरोजगारी 30 लाख पद जो केंद्र सरकार में है वो इस सरकार ने नहीं विज्ञप्ति निकाली और उसने नहीं भरा, और इवन कई लाख पद उन्होंने रद्द किए हैं इस नाम पे कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने खाली से पद इस वजह से नहीं भरे गए, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। हमको एक राज्यसभा का अरुण जेटली जी का वो बयान याद आता है, 8 लाख पद उन्होंने रद्द किए थे 2018 में, और उन्होंने कहा था कि पिछले 3 सालों से, बंधुवर बोलिएगा,
3 सालों से ये पद नहीं भरे गए, इस वजह से हम ये मानते हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं है, जबकि 4 साल से सत्ता में वही थे, 14 से 18। तो एक तो इन्होंने किया है। दूसरी, महंगाई की बात जो कह रहे हैं, मैन मेड महंगाई है भाई साहब। ये ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो पेट्रोलियम में दाम बढ़ाए हैं, कच्चा तेल $122 का था 2014 में, जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, और उस दिन 70 रुपए पेट्रोल था इस बनारस। आज 98 रुपए है, 100 रुपए तक कई जगह चले गया है। आज $60 $65 कच्चा तेल है, और ये लगभग 2016 से अब तक है। तो ये जब डीजल और पेट्रोल का ये महंगाई का मुद्दा तो आपकी सरकार में भी बहुत है वैभव जी, लेकिन अब जो मुद्दे आ रहे हैं ना, वो अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव के होते होते। सुन लीजिए, बात पूरी नहीं होने दी आप। आपकी आवाज भी बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। थोड़ा आवाज निरंजन जी बोलिए। पीसीआर की कमी है, आपके पीसीआर की कमी। रुक जाइए निरंजन जी, मैं पूरा कर लूं। निरंजन जी, मैं पूरा कर लेता हूं। चलिए बोलिए, 20 सेकंड बोलिए आप। हाँ, तो ये जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है सरकार ने, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। आज की स्थिति ये है कि दिल्ली से बंगाल जो ट्रक वाला जाता है, उसका डीजल का जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा टोल पे खर्च बढ़ जाता है। तो टोल की महंगाई बढ़ी, ये सरकार ने बढ़ाई है। जो 60 रुपए का टोल था, आज वो 450 रुपए। तो आप महंगाई के मुद्दे पर घेर क्यों नहीं पा रहे उस तरीके से? चलिए ठीक है, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हमारी जो चर्चा चल रही थी दूसरे चरण के मतदान पर, और आज हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं निशा चौधरी जी, आरएलए प्रवक्ता। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है कि देश की महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं घुसपैठियों को बांट दिए जाएंगे, इस वक्तव्य पर आपका क्या बयान है? मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रवक्ता बैठे हुए थे, आजम जी, जो बोल रहे थे महिला सुरक्षा की बात। पहले तो मैं उसको क्लियर करूं कि उत्तर प्रदेश में अगर वो घूमेंगे पूरा, तो उनको पता लगेगा कि महिला सुरक्षा के लिए योगी जी ने क्या किया। और पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं आई हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई है, सुकन्या योजना आई है, उज्ज्वला योजना आई है, शौचालय की योजना आई है, और सबसे बड़ी योजनाएं जब मैं अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कहूं और वैसे भी महिलाओं को कहूं, 33% आरक्षण राजनीति किसी भी दल के लिए करना, मेरे को लगता है शायद योजना तो बहुत बनाते थे, लेकिन उसको कानून का जामा पहनाना, कानूनी रूप से उसको लागू करना, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुस्लिम बहनों के लिए तलाक का जो कानून बनाया वो मोदी जी ने किया। अभी आपने कहा मंगलसूत्र, तो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है उसका उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कर डाला। वो कहते हैं सामाजिक आर्थिक हम सर्वे कराएंगे। आर्थिक सर्वे में आप कैसे कह सकते हैं कि किसी के पास अगर अपनी कमाई हुई, अपनी अर्जित की हुई कोई भी धन दौलत, कोई भी सामग्री है, आप उसको सामाजिक तौर से या आर्थिक रूप से इक्वल कर देंगे? मुझे उसका तरीका बता दीजिए आप, कि उसका कहने का मतलब और उसका उसमें घोषणा पत्र में लिखने का और मतलब क्या है। मोदी जी ने जो कहा उसका सही विश्लेषण किया है। बिल्कुल इनकी यही तमन्ना है जो पहले भी 2006 में इनके प्रधानमंत्री जी ने कही थी, तो फिर वही चीज आज दोबारा से ये दोहरा रहे हैं, लेकिन उसको अप्रत्यक्ष रूप से दोहरा रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं लिखा। निशा जी नहीं लिखा तो क्या लिखा जी? एक बात और जोड़ना चाहूंगी, आप बात कर रही है महिलाओं के अधिकारों की, तो क्या इस बार जो मतदान हो रहे हैं महिलाओं के अधिकारों के साथ साथ धार्मिक जज्बातों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि क्या एक धड़ा पूरा बढ़ चुका है या क्या प्रभाव है उसका मतदान पर? नहीं, सभी एक तरफा हो रखे हैं, मैं तो धड़ा भी नहीं कहूंगी, सभी एक तरफा हो रखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कुछ राजनीतिक विश्लेषणों को भी ये लोग कह रहे थे कि भाई ये भी बीजेपी की फेवर में बोलते हैं। जो सरकार काम कर रही है इसलिए उसके पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत बात बोल रहे हैं। जब सभी को दिख रहा है कि सरकार काम कर रही है, विकास की तरफ बढ़ रही है, देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए वो धड़ा चाहे महिलाओं का हो और चाहे पुरुषों का हो, सभी इस सरकार को अपना वोट देना भी चाहते हैं और इस सरकार को दोबारा से लाना भी चाहते हैं। तो महिलाओं से मैं एक बार फिर से अपील जरूर करना चाहूंगी कि वो अधिक से अधिक वोट डालें और बाहर आकर के अपने वोट का प्रयोग करें। ये मैं एक फिर से अपील आपके चैनल के माध्यम से जरूर महिला बहनों से करना चाहूंगी, खासकर युवा बेटियों से जिनका पहली बार मत हो रहा है। वो बहुत उत्साहित भी होंगी और उन्हें जरूर अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है,
अपने मत का प्रयोग करके एक सही सरकार का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल, सबको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। शुभेंदु शिखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, इस बार के चुनाव में काफी दिलचस्प मुद्दे सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में पता लगा है कि कर्नाटक में भी ओबीसी कोटे से सभी मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जा रहा है। ये भी एक नया मुद्दा जुड़ गया चुनावों में। कल परसों की बात है कि जो ये आयोग है, ओबीसी आयोग है, उसके जो हेड हैं गंगाराम हंसराज, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि चुपके चुपके भी उन्होंने ओबीसी कोटा में मुस्लिम समाज के लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पर ओबीसी कोटा के अंतर्गत उनको एजुकेशन और नौकरियों में कोटा दे दिया। ये कांग्रेस की सोच है और इसको हम लोग उजागर कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये होगा भी नहीं। 400 से सीट से ऊपर लेके आ रहे हैं, और हमने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सभी संसाधनों पे सभी भारतीयों का एक तरीके का एक समान अधिकार है, वैसे ही कांग्रेस मानती है और सोचती है कि ये संसाधनों के ऊपर, भारत के संसाधनों के ऊपर हम सब का सबसे पहले जो जिसको अधिकार है वो मुस्लिम समाज का है। इसको तुष्टीकरण कह रहे हैं हम लोग, और यही मोदी जी ने अपने वक्तव्यों में भी कहा है। ठीक है लिपुन जी, पहले ही तुष्टीकरण के जो आरोप है ये भारतीय जनता पार्टी पर लगते थे और अब कांग्रेस पर भी। कोई आधार तो मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। तो देखिए एक्चुअली तुष्टीकरण अलग हो जाता है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कांग्रेस से शुरुआत की है देश के अंदर, बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई? भाई सिंपल सी बात है, जब एक पार्टी माइनॉरिटी की बात करेगी, एक पार्टी हिंदू समाज को बांटने की बात करेगी, तो जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष अपने आप ही बहुत संख्या को इकट्ठा करेगा, या अपने आप ही लोग उसके लिए क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसमें बीजेपी को दोष देना गलत है। और जब आप कहते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र का पन्ना नंबर 6, वहाँ पर आप कहते हैं कि भारत में बहुसंख्यक राजनीति नहीं चलेगी, हम बहुसंख्यक क्यों नहीं चलने देंगे? क्यों नहीं चलने देंगे? भाई जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसकी भी तो सुननी चाहिए ना। तुष्टीकरण ये है, जब भारत का संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है, तो पंथ निरपेक्ष संविधान ये कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो फिर ये बताइए आप वक्फ बोर्ड क्यों बना देते हैं? आप अलग अलग तरह के लोग क्यों लेके चलते हैं? आप आर्टिकल 44 को लागू क्यों नहीं होने देते हैं? तमाम तरह की बहुत सारी बातें हैं। हज यात्रा पर सब्सिडी क्यों देते हैं? आपको शर्म आती है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने में, लेकिन आपको शर्म नहीं आती कि जब रोजा अख्तियार की पार्टी होती है राजभवन के अंदर, मुख्यमंत्री भवन के अंदर, तब शर्म नहीं आती है। तो ये किस प्रकार की, किसको कहेंगे हम लोग तुष्टीकरण करती है? ये कांग्रेस को दिखना चाहिए। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, कांग्रेस अगर पंथ निरपेक्ष का मुझे परिभाषा बता दे कि कांग्रेस की पंथ निरपेक्ष की परिभाषा ये है कि बहुसंख्यक की भावनाओं की कदर नहीं करनी है, अल्पसंख्यक की भावनाओं की कदर करनी है। ये कौन सा पंथ निरपेक्ष राज्य है? क्या गांधी जी ने इसी पंथ निरपेक्ष की वकालत की थी? गांधी जी का कहना था सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। अगर कांग्रेस की होती तो बात बीजेपी को जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी के साथ क्यों जुड़ गया हिंदू वर्ग? जी एक चीज इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो पार्टियां राम मंदिर शिलान्यास और उद्घाटन के समय वहां नहीं पहुंची थी, क्या उन पार्टियों को इस मतदान में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैं बिल्कुल मुझसे पूछना, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए जब जाहिर सी बात है, राम केवल एक धर्म की बात नहीं है, राम राज्य है। राम राज्य गांधी जी बात करते थे। आप हमारे संविधान की मूल प्रति देखिए जो रास बिहारी जी के द्वारा डिजाइन की गई थी, उसमें जगह जगह राम जी की तस्वीर है, राम दरबार की तस्वीर है। तो राम का आदर्श हमारे लिए कल्याणकारी राज्य के रूप में है, तो राम को तो वैसे भी रखना चाहिए था। और राम किसी धर्म की बात नहीं, राम पूरे भारत के हर व्यक्ति के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। राम एक राजा के रूप में भी हैं। आप धर्म के ऊपर न जाते, आप राजा के ऊपर चले जाते कि एक राजा ऐसा जिसने सभी का कल्याण किया। तो बीजेपी इस काम को करती है, सबका साथ सबका विकास, जो राम का आदर्श था। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी का जो एजेंडा है उसको लेकर चलना कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भूल की है। और आप देखिए कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ताओं ये बात बोलकर आए हैं कि राम का अनादर किया, चाहे गौरव वल्लभ की बात करो और 2-3 प्रवक्ताओं की बात करो। तो बात यह कि जो कांग्रेस की नीतियाँ थी, अब कह रहे हैं कि हम जाएंगे अमेठी चुनाव पर्चा भरने के लिए, तब हम दरबार में दर्शन करने के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं करना था ना, पहले ही चले जाते एक बार को। अगर चले ही जाते तो जनता समय काफ़ी वाहवाही करती, जनता के भी वाकई में कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो कभी राम के विरोध में नहीं हुई है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है जिससे आम जनता के मन में कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न होता है कि राम का अनादर नहीं होना चाहिए। ये बताइए, जैसे कर्नाटक में
आरक्षण दिया जा रहा है और इसे लेकर अब कांग्रेस निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी के। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हेलो खान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ बताएं। कर्नाटक में ओबीसी कोटे से जो सभी मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ओबीसी में मुस्लिम सभी मुसलमानों को दिया जा रहा है, ये तो तथ्य भ्रामक है। उस ओबीसी में मुस्लिम की कुछ कम्युनिटीज आती हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे कम्युनिटीज मुस्लिम की आती हैं और देश के बहुत सारे मतलब सभी राज्यों में मुस्लिम की कुछ कम्युनिटीज ओबीसी में आती हैं। ये नोटिफाइड कम्युनिटीज है, इसकी लिस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट है, ताकि किसी एक मिनट रोकना चाहूंगी, शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। और उसको बांट देंगे तो किसके लिए बांटना चाहते हैं? तो ये गलत संदेश कांग्रेस पार्टी दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो योजना गरीब के लिए है, और गरीब कोई भी हो, उसका जात धर्म कुछ भी हो, गरीब गरीब है। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, यहाँ से गरीब का बेटा एमपी का चुनाव लड़ रहा है और गरीबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सीमांचल का मुसलमान प्रधानमंत्री के साथ है, जिस तरीके से जो सीटें देखिए, सीमांचल का गरीब प्रधानमंत्री के साथ है, सीमांचल का पिछड़ा प्रधानमंत्री के साथ है। सीमांचल में कुछ लोग सिर्फ जज्बाती नारे दे के वोट लेते हैं, प्रधानमंत्री नारे दे के नहीं, काम करके वोट लेते हैं। ईवीएम पर भी आज पीएम ने बोला, जिस तरीके से ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की साजिश थी, उस साजिश को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आपके लिए सभा की, क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार? कैसी जीत आप अपनी देख रहे हैं? आज की सभा एक चिलचिलाती धूप चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी एक प्रश्न मेरा है आजम जी से। आवाज जा रही है मेरी? बोलिए निशा जी, बोलिए। एक प्रश्न है आजम जी से। अभी इन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में मुस्लिम अभी बहुत सारा कुछ वर्ग को, कुछ जातियों को, जबकि मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है उनमें कोई जाति अलग अलग नहीं है, सब एक ही धर्म है, कोई जाति का वितरण वहाँ पर नहीं है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में कुछ जातियों को, कुछ मुस्लिमों को, कुछ वर्ग को वहाँ पर आरक्षण है? थोड़ा सा ये क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार में भाजपा की राज है, 10 साल से भारत की भाजपा की राज है, मुस्लिम उन्हें तो नोटिफाइड जातिवाद में करना कहता ही चाहिए नहीं था। कि क्या जाति- है, क्या सही क्या गलत है? ये तो भारतीय कल्चर के हिसाब से जातियों की अगड़े पिछड़े की जो आर्थिक अगड़े पिछड़े की जो तो आजम खान जी बोल दीजिए, आर्टिकल 44 होना चाहिए, समान सिविल संहिता होनी चाहिए। आजम खान जी बोल दीजिए, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। भारतीय कल्चर पर आ गए तो भारतीय संविधान के आजम अकॉर्डिंग जी आप ये तो बताइए, जब एक तरफ तो कहते हैं उसी वर्ग के लोग के नहीं, जातियां हमारे बीच में नहीं है, हम सिर्फ धर्म और कुरान को मानते हैं, तो फिर आप उनको कह रहे हैं कि ये वर्गीकरण है, उसमें ऐसा कैसे? जो भारत में आर्थिक असमानता है उसके कम करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, और जो सामाजिक भेदभाव है उसको कम करने के लिए सरकार को काम कर। 44 से थोड़ा पहले ही 4-5 अनुच्छेद लिखा हुआ है, क्या भाजपा उस पर काम कर रही है? आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जरा हमें बताएं, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद निरंजन जी, आ रही हूँ। क्या कर रही है? तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भारत में सामाजिक असमानता है और जो भारत में आर्थिक असमानता है, उन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की चर्चा की गई है। जहाँ कॉमन सिविल कोड की चर्चा की गई है, उससे पहले इस बात की चर्चा की गई है। भाजपा उसमें तो काम नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा को जहाँ सांप्रदायिक एजेंडा पूरा हो रहा है, भाजपा वहाँ काम कर रही है। अभी मंगलसूत्र की बहुत चर्चा कर रहे थे, और एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 1 लाख किसानों ने पिछले 10 सालों में आत्महत्या की है, यानी 1 लाख महिलाओं के मंगलसूत्र भाजपा ने छीने हैं, और लोग जो है वो क्या कहते हैं, और युवा आत्महत्या कर रहा है। उन युवाओं के विधवाओं का क्या कहेगी भाजपा? मणिपुर की जो महिलाएं हैं जिनके मंगलसूत्र छीने गए हैं, भाजपा उस पर क्या कहेगी? भाजपा सेलेक्टिव राजनीति करती है और सेलेक्टिव राजनीति से काम नहीं कहाँ आ गई है हमारी राजनीति मंगलसूत्र पर? युवाओं की विधवा क्या बोल रहे हैं? युवाओं की विधवा बेरोजगारी है, न कि राम मंदिर और आजम खान क्या बोल रहे हैं आप? युवाओं की विधवा, बेरोजगार युवाओं की विधवा क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सोचकर तो बोलिए। और जो आप आर्टिकल 39 और आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39 के 6 खंड हैं।
बी में कहा गया है कि आर्थिक समानता लाने के लिए वितरणात्मक न्याय किया जाएगा। वो किया था नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, कोई विरोध नहीं। 39C में कहा गया है पुणे वितरणात्मक, लेकिन पुणे वितरणात्मक के लिए टैक्स का प्रोविजन है हमारे यहाँ पर 10%, 20%, 30%। आप कह रहे हैं कि 45% विरासत टैक्स लगा दिया जाएगा, उसका विरोध है। विरोध पुणे वितरणात्मक का नहीं है साहब। आर्थिक असमानता कितनी बढ़ गई इस साल? सर्वे करके इक्वल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है सर्वे करके आर्थिक आधार पे इक्वालिटी की जाएगी। तो चर्चा उस पर नहीं करेंगे। भारतीय संविधान का निरंजन जी को भी सुन लेते, काफी देर से कहना चाह रहे हैं। सांप्रदायिक एजेंडे में फिट होता है उसकी चर्चा भाजपा करेगी, और जो सांप्रदायिक एजेंडे में फिट नहीं हो रहा भाजपा उसकी चर्चा नहीं कर रही। और आप लोग तो राजनीतिक विश्लेषक है, उम्मीद करनी चाहिए उन्हें सुन लेते हैं। हाँ जी, बोलिए। देखिए, समस्या यही होती है कि चाहे विश्लेषकों की बात करें, चाहे मीडिया के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन वास्तविकता क्या है कि दोहरा मापदंड यही एक मिनट रोकना चाहूंगी आपको। हेमा मालिनी कुछ कह रही है, पहले उन्हें सुन लेते हैं। मैम, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन है। गर्मी बहुत है, बट आ रहे हैं सभी लोग। लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग स्टिल। अभी जयंत चौधरी जी से मेरी बातचीत हुई, जब वो वोट कास्ट करने आए थे, तो मैंने उनसे पूछा, आपने मंच से बोला कि हेमा मालिनी जी के लिए प्रचार करने आप आए हैं, तो भविष्य में वो आपके लिए प्रचार करने आएंगी, तो इसमें भविष्य की क्या संभावना है? उन्होंने कहा भविष्य उज्जवल है। उज्जवल है, बराबर उज्जवल है। 400 पार के लक्ष्य को कैसे देखती हैं? लक्ष्य ले रहे हैं, अभी देखते हैं ना अभी कैसा होता है। अभी इस वक्त हमसे इतना सवाल करेंगे, इट्स डिफिकल्ट टू आंसर ना। सो मेनी प्लेस वी हैव टू गो नाउ। अच्छा चल रहा है, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। थैंक यू सो मच। अपने ओपोनेंट्स को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत साथ है सब लोग। तो हेमा मालिनी को आपने सुना, वो साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं, जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, और बोला है मोदी जी ने काम किया है, उनके काम का दम नजर आएगा ग्राउंड पर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, मथुरा। निरंजन जी बोलिए। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं ये बात कह रहा था कि ये दोहरा मापदंड है, इसीलिए जनता से कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते। अभी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरी बात पे सवाल उठाया और इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अंदर 30 लाख रिक्तियां बाकी है जो केंद्र सरकार भर्ती नहीं करी। अरे भाई साहब, आप भी जरा चेक कीजिए, 1,66,000 रिक्तियां कर्नाटक के अंदर खाली पड़ी है और 87,000 हिमाचल में खाली पड़ी है। तो राहुल गांधी जी को बोलिए, जो दवाई वो केंद्र सरकार में देना चाहते हैं सरकार में आने के बाद में, वो दवाई जरा उन राज्यों के अंदर भी बता दे, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, अब मैं सुवेंदु शेखर अवस्थी जी से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि जो आपके यहाँ अभी एक धारा बनी हुई है कि अब की बार 400 पार, और मोदी जी के चेहरे पे देखिए सुवेंदु जी, मोदी जी ने जो काम करना था अपना काम कर दिया, लेकिन अब आपकी जो लोकल टीम है या आपकी जो पन्ना प्रमुख है वो लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं। और अगर वोटिंग नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए वोटों से ही 400 पार हो पाएंगे। नारों से और चुनाव प्रचार और टीवी पे बैठ करके और अच्छे से वक्तव्य देने से मेरे हिसाब से वोट काउंटिंग नहीं होता है। वोट काउंटिंग वही माना जाता है जो ईवीएम में जाकर के बटन दबता है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा ना हो जाए, उल्टा से खपंगत ना हो जाए। चलिए, एक मिनट रोकना चाहूंगी आपको। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एक और वीडियो, मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक है, ये सामने आया है और इसे लेकर ट्वीट किया गया है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन का चाल चरित्र पूरा है। क्या कुछ कहा गया है, आपको बताते हैं। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो।
I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. चलिए वैभव जी के पास, वैभव जी का भी रुख कर लेते हैं। वैभव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, काफी देर से बोलना चाह रहे थे आप। वैभव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। शुभेंदु जी कुछ कह रहे थे। शुभेंदु जी, लगातार हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता एक ही बात को कह रहे हैं कि भारत में जो भी रहे, भारत के लिए जो भी जाति धर्म के लोग हैं वो सब एक ही अधिकार के साथ रहते हैं, किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं होता। और हमने अपनी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को भी और उसके साथ उनके लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी जाति को जी ये करोगे तो फिर अरे ऐसा मत बोलिए, कोई पीसीआर वाला कोई गड़बड़ नहीं कर रहा आपकी आवाज। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों पे चल रही है और 400 के पार आएगी। दूसरी चीज जो मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आप एक बार खाली उनका वही पढ़ लीजिए मैनिफेस्टो। उस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिसपे उन्होंने लिखा है कि ये इस देश के अंदर बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। पहली चीज, जानबूझकर अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देने की बात अपीजमेंट कहते हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने एक बात और कही है कि इस देश के अंदर जो कानून बनेगा वो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से बनेगा, व्यक्तिगत। मीन्स आज भी जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस बात को रख रही है कि ये जो यूसीसी है, यूनिवर्सल पूरे यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जी, जो कोड का केट, हाँ यूसीसी जो है उसका एक ही कानून होना चाहिए, भारत के लिए पूरा एक कानून होना चाहिए। और यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए अलग कानून होना चाहिए और बहुसंख्यकवाद के लिए अलग कानून होना चाहिए। तो 1934 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो मुस्लिम लीग ने मना किया था और कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम मुस्लिम समाज के लिए सरिया से चलाएंगे, पर्सनल लॉ से चलाएंगे। समानता आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल वैभव जी, 24 में भी वो यही बात कर रहे हैं। देखिए अब आपने पहले कुछ और बात हो रही थी, तब तक बातें कहीं और घूम गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले मैं भाई से चाहूंगा कि जो आदरणीय अमित शाह जी के बेटे को 1500 करोड़ का लोन मिल जाता है, वैसा ही एक कानून पूरे देश के लोगों के लिए ले आइए। मैं बनारस में आपको 100 ऐसे स्टार्टअप रजिस्टर करने वालों को बताऊंगा जिनको लोन नहीं मिला और वे बेचारे अभी बेरोजगार हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले आप ये भी देखिए कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाता है और सौरभ गांगुली उनके पीछे खड़े रहते हैं बेचारे। यूसीसी से क्या लेना देना है? यूसीसी से क्या लेना देना? अपना विषय रखिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, इतना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं? बता दीजिए, जवाब दो। देश में एक कानून होना चाहिए या 2 कानून होने चाहिए? कौन सा 2 कानून है? क्रिमिनल लॉ में किसके लिए अलग कानून है? भाई आपने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में, आपको पढ़ा नहीं किया आपने? आप बताइए ना, आपके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 4 खोलिए, जहाँ पर आपने अल्पसंख्यकों के लिए लिखा है कि इनका कानून अलग होगा। बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा। अरे हम पढ़ते हैं, हम पढ़े लिखे, आप खुद तो नहीं पढ़ते। आप जवाब दो यहाँ पे, आप गोल गोल मत घुमाओ। आप कांग्रेस क्या कहती है कि देश में एक कानून होगा, एक कानून होगा, ये 2 कानून होगा, ये जवाब दो खाली। अरे भैया जवाब दो, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। अरे सुन लीजिए, पहले उनको चुप कराइए। यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो गरीब के बेटे को भी लोन रुकना चाहूंगे। अखिलेश यादव कुछ कह रहे, पहले उन्हें सुन लेते हैं। ये माननीय सुप्रीम फैसला है, उसको अंतर्गत सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी।
जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डराने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट करने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। अखिलेश जी, आपने देवेश साक्य को टिकट दे करके एटा लोकसभा से पीडीए का संदेश दिया है, क्या कहेंगे? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, इस पीडीए परिवार को बढ़ते हुए देखते, ये जो पीडीए परिवार बढ़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि पीडीए परिवार अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है इस चुनाव में। पीडीए परिवार अपने अधिकारों को मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गईं और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है, इसको लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, आज कैसा चल रहा है चुनाव आपका? अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, साइकिल और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत वोट पड़ रहा है। आज की हमारी इस चर्चा में जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत शुक्रिया। और ये मतदान का जो दूसरा चरण है, ये ऐसे ही जारी रहेगा। देखना बस ये बाकी है कि किस दिग्गज के सर पर सियासत का ताज होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।